हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन था कि कौशाम्बी में स्थित अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख को किस मुगल शासक ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया, और ऑप्शन के रूप में अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जहांगीर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब जहांगीर का शासनकाल आता है तो उसने ही कौशाम्बी में जो अशोक के प्रयाग स्तंभ थे उसको स्थानांतरित करके इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जो लोग पिछली क्लास को नहीं देखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसके आगे के क्लास को हम लोग आज के टॉपिक में सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज के प्रैक्टिस सेट का 31 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बौद्ध कला केंद्र सारनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान के सर्वाधिक समीप है, और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं: वाराणसी, लुम्बिनी, बोधगया और सांची। तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी, क्योंकि जो सारनाथ है जो कि एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, और ये जो है वाराणसी से नियर अबाउट 12 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर सारनाथ की बात किया जाए तो भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही अपना प्रथम उपदेश भी दिया था, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि रुमिनदेई स्तंभ किसके शासन काल का है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन के रूप में कनिष्क, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और अशोक दिए गए हैं। तो रुमिनदेई जो स्तंभ लेख है जो कि आज वर्तमान में जाना जाता है, जो कि प्राचीन काल में इसे हम लोग लुम्बिनी के नाम से जानते हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म होता है। और किसके शासन काल का है, तो यहाँ पर सम्राट अशोक ने यहाँ पर स्तंभ का निर्माण कराया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि कनिष्क द्वारा निर्मित पेशावर स्तूप की ऊंचाई क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कनिष्क ने जब गांधार के क्षेत्रों पर जो कार्य किए थे, वहाँ पर उनके द्वारा पेशावर स्तूप का निर्माण कराया गया था, और इसकी ऊंचाई जो मापी जाती है वो 400 फीट थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि गांधार की राजधानी तक्षशिला का महत्व क्यों बढ़ा। जो गांधार की राजधानी जो तक्षशिला, जो कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र भी रहा, और भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला को भी जाना जाता है। और गांधार की राजधानी जब तक्षशिला थी, इसकी महत्ता क्यों बढ़ जाती है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर व्यापार का भी दायित्व था, यहाँ पर शिक्षण का भी था, और यहाँ पर बौद्ध कला के प्रसिद्ध केंद्र भी थे। परंतु यहाँ पर जो ऑप्शन के रूप में दिया गया है व्यापार, आदान प्रदान, शैक्षणिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सबसे जो यहाँ पर महत्व बढ़ जाता है तक्षशिला का, वो बौद्ध शैक्षणिक कार्य के लिए बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला 35 नंबर का क्वेश्चन है कि पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो विशाल पहाड़ों को काटकर जो गृह कला का जो विकास हमें देखने को मिलता है वो मौर्यों के शासनकाल में देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बिहार के गया के पास में जो बराबर और नागार्जुनी की जो पहाड़ियां हैं, वहां पर अशोक और उनके पौत्र दशरथ के द्वारा आजीवक संप्रदाय के लोगों के द्वारा वहां पर गृह का निर्माण कराया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 36 नंबर का है कि मथुरा शिल्पों को किससे बनाया गया है। ऑप्शन के रूप में संगमरमर, रेतीले पत्थर, लाल पत्थर, और इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर कंफ्यूजन करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जानते हैं कि मथुरा शिल्प जो थी, जो कि भारत में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और यहाँ के शिल्पकारों के द्वारा जो विशाल विशाल मूर्तियों का निर्माण कराया गया था, उसमें जिन पत्थरों का निर्माण किया गया था उसमें लाल रेतीले पत्थर थे, उसमें चित्तीदार रवेदार पत्थर भी थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के रूप में दिया गया है संगमरमर, लाल पत्थर और रेतीले पत्थर, तो यहाँ पर लाल
बलुए पत्थर थे, और बलुए पत्थर जो होते हैं वो रेतीले पत्थर होते हैं। यहाँ पर आप लाल पत्थर को टिक नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि लाल जो बलुए पत्थर को ही हम लोग रेतीले पत्थर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन बी को आप लोग टिक करेंगे। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किसकी कला तथा मूर्ति कला को निरूपित करते हैं। सांची का स्तूप जो कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये मौर्य कला के जो विकास का भी एक जीता जाता उदाहरण है। पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में इसकी चर्चा है, और सांची के स्तूप से रिलेटेड तमाम एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि सांची का स्तूप किसकी कला तथा मूर्ति कला को निरूपित करते हैं, तो यहाँ पर जो भी हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बौद्ध कला को निरूपित करते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध से रिलेटेड यहाँ पर जो निर्माण जो कार्य किया गया वो हमें प्राप्त होते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला 38 नंबर का क्वेश्चन है कि गांधार शैली की बुद्ध जी की मूर्तियां कहाँ प्राप्त हुई हैं। तो गांधार शैली की बुद्ध जी की मूर्तियां भिन्न भिन्न जगहों पर प्राप्त होती हैं, परंतु यहाँ पर जो बुद्ध जी की मूर्ति की बात की जा रही है तो गांधार शैली की है, और यहाँ पर मथुरा में, तक्षशिला में, पेशावर में, अफगानिस्तान में। तो यहाँ पर जो अधिक देखने को मिला है और बेस्ट मूर्ति थी जो कि काफ़ी चर्चा में थी, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो अफगानिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर का क्वेश्चन है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की प्रवृत्ति से उपजे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देश विदेश में हुआ। यह धर्म अल्प समय में क्यों लोकप्रिय हो गया। और ये ऑप्शन के रूप में लोक भाषा को स्वीकार, समानता, आदर्श नेतृत्व और सर्वानुभूति प्रेम। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सर्वजन हिताय और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की जो प्रवृत्ति बौद्ध धर्म का प्रचार का केंद्र बना वो आदर्श प्रवृत्ति के कारण माना जाता है। यहाँ पर जो नेतृत्व किया गया था वो बहुत ही सर्वधर्म के सुखाय की बात की जा रही थी। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि इस बौद्ध धर्म को किस अन्य देशों में लोकप्रियता मिलती। भारत में जो बौद्ध धर्म तो जन्मा ही, परंतु भारत के भिन्न भिन्न जगहों पर जहाँ पर हमारे प्रचार प्रसार हुए बौद्ध धर्म के, वहाँ पर लोकप्रियता स्थापित की। उसी प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दिया गया है चीन, भारत, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखते हैं जो श्रीलंका जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म की लोकप्रियता काफ़ी फेमस है। तो 40 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर का क्वेश्चन है कि मगध राज्य की नींव किसने डाली। इसके पिछले भी सेशन में हम लोगों ने मगध के ऊपर एक विस्तृत वीडियो को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग नहीं वॉच किए हैं उसको प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो मगध राज्य की अगर हम लोग बात करें तो मगध राज्य की जो नींव किसने डाली थी, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिंबिसार हो जाएगा, क्योंकि मगध का प्रथम जो राजवंश था वो हर्यक वंश था, और हर्यक वंश की जो स्थापना की जाती है वो बिंबिसार के द्वारा की जाती है। बिंबिसार ने मगध की जो राजधानी स्थापित किया था वो राजगृह को स्थापित किया था, तो इसलिए मगध राज्य की जो नींव डाली गई थी वो बिंबिसार के द्वारा डाली गई थी। तो 41 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा उसका बेस्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग इसको बहुत ही केयरफुली समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की राज्य परंपरा कब थी। ऑप्शन के रूप में 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व से लेकर 183 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व, और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दो ऑप्शन बहुत ही नियर अबाउट है, तो हम लोग सटीक आंसर को एनालिसिस करेंगे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या पुटअप किया जा रहा है। तो यहाँ पर मौर्य वंश की राज्य परंपरा की अगर बात किया जाए तो आप लोग अक्सर देखते होंगे विकल्प में 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व रहता है, और इस विकल्प के साथ अदर डेट वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व सटीक हो जाता है, क्योंकि तमाम उल्लेख भी मिलते हैं कि मौर्य वंश की जो परंपरा जो स्टार्ट होती है वो 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व का शासनकाल हमें देखने को मिलता है।
परंतु यहाँ पर ऑप्शन के रूप में 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व भी ऑप्शन में दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सबसे अच्छा और सही आंसर होगा वो हो जाएगा 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व, ये सटीक आंसर होगा। क्योंकि जो अन्य जगहों पर जो ऑथेंटिक बात की जाती है कि 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व होता है, तो यहाँ पर सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व। अगर 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व नहीं होता ऑप्शन में, तो इसका सटीक आंसर 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व गलत है, मैं आप लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को सही जजमेंट लेने की कोशिश करवा रहा हूँ। आप लोग समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का कि अशोक स्तंभ यह मौर्य काल का उल्लेखनीय शिल्प किसने बनवाया? ऑप्शन के रूप में बिंबिसार, चंद्रगुप्त, अशोक या इनमें से कोई नहीं दिया गया। तो 42 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अशोक के जो भी स्तंभ हैं भिन्न भिन्न स्थानों पर वो सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित किए गए थे। तो 43 नंबर का राइट आंसर सी होगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि अशोक के समान विचारधारा वाला शासक कौन था? और यहाँ पर तिष्य, शैलेंद्र और मेघवर्मन दिया गया है। तो अशोक के समान और उनके विचारधाराओं का अगर किसी शासक में देखने को मिलता है तो वो तिष्य थे। तो 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर का क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभ किस देश के स्तंभों के समान हैं? तो यहाँ पर अशोक के स्तंभों की बात की जा रही है। तो अशोक के स्तंभ जो हैं वो पर्सिया के समान हैं। यहाँ पर श्रीलंका, रोम और नेपाल भी दिया गया है, लेकिन पर्सिया के जो उल्लेखनीय स्तंभ हमें देखने को मिलते हैं वहाँ से अशोक के स्तंभ की प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि अशोक के पुत्र का क्या नाम था? तो अशोक के पुत्र का नाम जो था वो महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 47 नंबर का है, अयोध्या से प्राप्त एक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? और ऑप्शन के रूप में 65 फीट, 60 फीट और 50 फीट दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अयोध्या से प्राप्त एक स्तंभ की ऊंचाई जो है वो 50 फीट बताई गई है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 48 नंबर का क्वेश्चन है कि एक स्तंभ भारी भरकम होते हुए भी दर्शनीय क्यों है? क्योंकि यह जो अयोध्या से प्राप्त होने वाला जो स्तंभ है यह बहुत भारी भरकम है, फिर भी ये क्यों लोगों को आकर्षित करता है और दर्शनीय है? तो इसकी जो चिकनाहट थी उसके लिए बहुत ही प्रभावित होता है, और इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि दीदारगंज की चामरधानी की मूर्ति के कमर तक हिस्सा कैसा है? तो जो चामरधानी की जो मूर्ति आप लोग देखते हैं, जो कि मौर्य काल की बहुत ही उल्लेखनीय मूर्ति मानी जाती है, और इसमें जो ऑप्शन के रूप में दिया गया आकर्षण, कलात्मक और अनावृत, इनमें से कोई नहीं। जब आप लोग ध्यानपूर्वक दीदारगंज की जो चामरधानी की मूर्ति को अवलोकित करेंगे तो वहाँ पर जो अनावृतता, इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा अनावृतता को वहाँ पर बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि सारनाथ का स्तंभ जो अतिशय कलात्मक है, इस स्तंभ के चारों ओर धर्मचक्र बने हैं, इसमें बने सिंह एक दूसरे से सटे हुए हैं, अलग अलग मुंह किए हुए कितने हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बार बार अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया है, नेट के एग्जाम में पुटअप किया गया था कि जो शेर हैं वो किस पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो जो पीठ है उनकी सटी हुई है, और इसमें जो 4 शेर एक दूसरे से सटे हुए हैं और 4 दिशाओं की ओर उनके मुंह को प्रदर्शित किया गया है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 4 शेर हैं। अगला 51 नंबर का क्वेश्चन है कि भरहुत शिल्पकारों ने स्त्री की नाभि को किस चिन्ह के अनुसार दर्शाया है? तो भरहुत के जो तोरण द्वारों पर आप लोगों ने जो वहाँ के शिल्पकारों के द्वारा जो नक्काशियाँ देखने को मिलती हैं, और वहाँ पर साल भंजिका, वहाँ पर तमाम ऐसी नारियों के चित्रण हमें देखने को मिलता है जो कि आकस्मिक बहुत ही वशीभूत कर देता है। तो भरहुत के शिल्पकारों ने स्त्री की जो नाभि
की जो चिन्ह दर्शाया है वो धन के आकार अर्थात प्लस के चिन्ह के आकार का था, तो इसलिए 51 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि बौद्धकालीन स्तूप में सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा माना जाता है, और इसके लिए हम लोगों को ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन के रूप में भरहुत का स्तूप, सांची का स्तूप और सारनाथ का स्तूप दिया गया है। तो इस विकल्प के अनुसार बौद्धकालीन स्तूपों में सबसे प्राचीन स्तूप होने का जो गौरव प्राप्त होगा वो हो जाएगा भरहुत का स्तूप, क्योंकि जो भरहुत की स्तूप है इसका जो टाइम पीरियड अगर हम लोग देखें तो इसका समय माना जाता है 185 ईसा पूर्व से लेकर 80 ईसा पूर्व माना जाता है, जो कि इस डेट को याद रखिएगा। और सांची का स्तूप जो है उसका भी आप लोग डेट जानते हैं, और सारनाथ की भी। तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा वो भरहुत का स्तूप सबसे प्राचीन होगा। भरहुत के स्तूप के ऊपर अगर बात किया जाए तो ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, और इसके सिटी के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। मूर्तिकला की दृष्टि से भरहुत का स्तूप बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर इस स्तूप का जो निर्माण किया गया था वो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। इसमें अगर कहीं कहीं पर शुंग काल भी आता है तो आप लोग याद रखिएगा, शुंग काल में जो भरहुत के स्तूप का विकास, विस्तार और साज सज्जा जो होती है वो शुंग काल में होता है। जो भरहुत का स्तूप नष्ट के कगार पे था, लेकिन जब शुंग के का शासनकाल में इस स्तूप को एक बार फिर से पत्थरों से आच्छादित कराया जाता है, और उसमें तमाम विकास, विस्तार, साज सज्जा और तमाम उल्लेखनीय कार्य भी देखने को मिलता है। तो आप लोग इस सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि तोरण एवं प्रवेश द्वार की कमानी और रेलिंग की बनावट के लिए किसका प्रयोग किया जाता था। जैसा कि आप लोग, चाहे वो सांची का स्तूप हो, चाहे भरहुत का स्तूप हो, इसके जो तोरण और प्रवेश द्वार की जो यहाँ पर कमानी और जो रेलिंग की बनावट होती थी वो किससे बनाई जाती थी। ऑप्शन के रूप में प्रस्तर, ईंट और लकड़ी दिया गया है। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो प्रस्तर, अर्थात कहने का तात्पर्य ये पाषाण अर्थात पाषाण से निर्मित किए गए थे, अर्थात प्रस्तर से निर्मित किए गए थे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि चैत्य किस लिए बनाए जाते थे। फिफ्टी फोर नंबर का क्वेश्चन है कि चैत्य किस लिए बनाए जाते थे, और यहाँ पर ऑप्शन के रूप में रहने के लिए, प्रार्थना के लिए, धार्मिक कृत्य के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म में जो चैत्य हुआ, विहार हुआ, ऐसे आप लोगों ने जो वास्तु कार्य देखे थे, तो चैत्य जो होते थे वो बौद्ध धर्म के लिए ये प्रार्थना गृह होते थे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो प्रार्थना हो जाएगा, बी। 54 का राइट आंसर बी होने वाला है। नेक्स्ट जो 55 नंबर का क्वेश्चन है कि बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध भिक्षु जिसमें रहते थे उसको हम लोग विहार कहते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। देखिए, जो क्वेश्चन होती है एक बहुत ही सिंपल तरह से जो बात वो पूछती है तो डायरेक्ट हमारे माइंड में आ जाता है कि इसका आंसर ये होगा, और जिसमें कन्फ्यूजन होगा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या पूछअप कर रहा है, तो वहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिलता है कि हम ऑप्शन को चेक करते हैं। नहीं तो जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट क्या पूछ रहा है उसको हम लोग डायरेक्ट हिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध भिक्षु जो रहते थे वो बिहार में रहते थे, और बौद्ध भिक्षु का जो प्रार्थना गृह होता था उसको हम लोग चैत्य के नाम से जानते थे। ये जो बौद्ध बिहार में और चैत्य में बहुत ही कन्फ्यूजन लोगों को होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 56 नंबर का क्वेश्चन है कि स्तंभों की कतारों वाली गुफाएं कहाँ मिलती हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग डबल क्लिक करिएगा, क्योंकि जो महाराष्ट्र की जो नासिक में जो आप लोगों ने देखा कि
तमाम आप लोगों को गुफाएं भी देखने को मिलती हैं और वहाँ पर स्तंभों की जो बहुत सारी संख्याएं भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो 56 का जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि स्तंभों की कतारों वाली गुफाएं कहाँ मिली हैं, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो नासिक। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि स्त्रियों की नाजुक गरिमामय हलचल मथुरा शिल्पों ने बारीकियों से किस प्रकार से दिखाई है। यहाँ पर क्वेश्चन समझने वाली है और यहाँ पर मथुरा शिल्पों की बात की जा रही है। तो मथुरा के शिल्पों में जो उल्लेखनीय शिल्पकारों के द्वारा जो मूर्तियाँ निर्मित आप लोग देखते हैं, तो वहाँ पर स्त्रियों की जो नाजुक हलचल दिखाई देती है वो किस प्रकार का द्योतक है या किस भाव को संबोधित करता है और वहाँ से क्या हमें आगे विकास की श्रेणी में देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे। तेजस्वी करारी मुद्रा, देह सैष्ठव, कसाव और भावों का सुंदर आविष्कार। तो यहाँ पर जो गरिमामय हलचल जो दिखाई गई है स्त्रियों में, तो यहाँ पर उनकी मुद्राओं को जब आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे तो वहाँ पर उनकी मुद्राओं में बहुत ही करारी तेजस्विता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, तेजस्वी करारी मुद्रा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि मथुरा की स्त्रियों के शिल्प कैसे लगते हैं। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे। ऑप्शन में दिया गया है नाजुक, सौंदर्यपूर्ण या सुडौल, इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर के क्वेश्चन में हम लोगों ने स्त्रियों के जो गरिमा में जो मुद्राएं थी, जो लचक थी, उसको हम लोगों ने देखा। और जब आप लोग इसको स्त्रियों के उसके शिल्प को देखेंगे तो वहाँ पर उसके सुडौलपन अर्थात जो भी माप दिखाई गई है यथार्थता की, वो बहुत ही सुडौलता के साथ मथुरा के स्त्रियों के शिल्प देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि मथुरा के शिल्पकार किस आकार के शिल्प बनाते रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इसको डबल स्टार करिएगा, क्योंकि मथुरा के शिल्पकार जो थे वो किस आकार के शिल्प बनाते थे और ऑप्शन के रूप में दिया गया है लघु, प्रचुर, विशाल, इनमें से कोई नहीं। तो मथुरा के जब शिल्प आप लोग देखेंगे भिन्न भिन्न स्थानों पर तो वो विशाल का है, अर्थात प्रबल विशाल विशाल आकार के देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन है कि मथुरा कला में किन कला मूल्यों का समन्वय हुआ है। तो मथुरा कला में किन कला मूल्यों का समन्वय देखने को मिलता है। यहाँ पर ईरानी देखने को मिलता है, भारतीय देखने को मिलता है, ग्रीक देखने को मिलता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मथुरा की कला पर किसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, तो वो ग्रीक का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसीलिए इसको इंडो ग्रीक के भी नाम से प्रभाव देखने को मिल जाता है, जैसे कि गांधार कला में आप लोगों ने देखा था। नेक्स्ट है 61 नंबर का क्वेश्चन कि अमरावती के खंडित स्तूप के टूटे हुए हिस्से किस म्यूजियम में आज भी सुरक्षित हैं। तो अमरावती के स्तूप जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अंध्र सातवाहन काल में देखने को मिलते हैं, और यहाँ से जो प्राप्त होने वाले जो टूटे हुए उनके हिस्से हैं, खंडित हैं, और जिस म्यूजियम में देखने को मिलता है वो मद्रास म्यूजियम। तो 61 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन से स्तूप आरंभिक बौद्ध वास्तुकला और शिल्पकला के अंतिम नमूने थे। इसके लिए हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन के रूप में सांची, अमरावती, नागार्जुन कोंडा, इनमें से कोई नहीं। तो बोला जा रहा है कि कौन से स्तूप आरंभिक बौद्ध वास्तुकला और शिल्पकला के अंतिम नमूने थे, तो वो था बी, अमरावती स्तूप में जो हमें आरंभिक बौद्ध वास्तुकला और शिल्प के नमूने दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 63 नंबर का क्वेश्चन है कि धार जिले में बाघ नामक से प्राप्त हुए गुफा चित्र किस शताब्दी के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझने वाली बात है, क्योंकि जो बाघ नामक से प्राप्त हुए गुफा चित्र की बात की जा रही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर गुफा की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर जो बाघ की गुफा में जो गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं वो किस शताब्दी के हैं, ऐसी बात आप लोगों से क्वेश्चन में पुटअप किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं 7वीं सदी, 8वीं सदी, 6ठी सदी और इनमें से कोई नहीं। आप लोगों के तमाम रिएक्शन भी आएंगे कि इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 6ठी सदी हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि विंसेंट स्मिथ ने जो 5वीं गुफा के जो चित्र प्राप्त किए थे तो उन्होंने इसका टाइम पीरियड 626 से 628 ईस्वी निर्धारित किया था। तो आप लोग का ऑप्शन में आ जाएगा कि इस हिसाब से तो 7वीं सदी सदी सही है, आप लोगों का भी कहना सही है। बट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो बाघ की गुफा है यहां से प्राप्त होने वाले जो चित्र हैं, तमाम इतिहासकारों ने उन चित्रों का अवलोकन किया और विंसेंट स्मिथ महोदय के जो तथ्य थे उनको भी वहां पर देखा गया। परंतु जो हमें और भी उल्लेख मिलते हैं, क्योंकि इस गुफा में एक हिरौंजी रंग से बना एक क वर्ण का जो हमें अक्षर प्राप्त हुआ था। आप लोगों ने अगर डिटेल में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो फिर भी यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे वो क्यों, क्योंकि गुफा के जो चित्र में हिरौंजी रंग से बना एक क वर्ण का अक्षर मिला था और जिसको विद्वानों ने वो 6ठी शताब्दी का माना था। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ पर 6ठी शताब्दी सही होगा। यहाँ पर 7वीं भी दिया है और 6ठी भी दिया है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 6ठी ही माना जाएगा, क्योंकि हिरौंजी रंग से बना हुआ क वर्ण का जो अक्षर है वो तमाम विद्वानों ने कहा कि ये 6ठी शताब्दी की मानी जाएगी। परंतु अगर विंसेंट स्मिथ की बात मानेंगे तो वो 7वीं सदी। यहाँ पर 6ठी और 7वीं दोनों आया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग 7वीं को टिक नहीं करेंगे, 6वीं को टिक करेंगे, तभी आप लोगों का सही होगा। अगर 6ठी ना होता तो इसके अकॉर्डिंग आप 7वीं को टिक कर सकते थे। और इसका प्रमाण जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग ने भी इसको सही माना है, क्योंकि उन्होंने इसका उल्लेख भी दिया था कि जो सुबंधु के समय का ये माना जाता है, अर्थात ये 4ठी-5वीं सदी की ये बाघ की गुफा मानी जाती है, अर्थात गुप्त काल में ये इसका निर्माण हुआ था। लेकिन बाघ की गुफा की बात नहीं हो रही है, बाघ की गुफा में जो चित्र हमें प्राप्त हुए हैं यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में देखिए लिखा भी है चित्र किस शताब्दी के हैं, तो चित्र को हम लोग 6ठी शताब्दी वेस्ट मानेंगे। अगर हम लोग बाघ गुफा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आती है, इसको भी याद रखिएगा। और इसकी खोज जो होती है 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड ने इस गुफा की खोज की थी। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और टाइम का अभाव है और आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन 64 नंबर का क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं को किस विधि द्वारा चित्र रंग पद्धति के लिए गुफा की दीवारों का समतल बनाया जाता था। यहाँ पर फिर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चित्र रंग पद्धति के लिए पुटअप किया जा रहा है, अजंता की गुफा के लिए बात नहीं किया जा रहा है कि अजंता की गुफा कहाँ पर है, किस काल की है, ये बात नहीं किया रहा है। हर एक सेंटेंस को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तब आप लोगों को सटीक उसका आंसर देने में मजा आएगा। तो यहाँ पर चित्र रंग पद्धति के लिए गुफा की दीवारों का समतल जो बनाया जाता था किस लिए, तो ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पर गोबर दिया गया है, चूने का लेप दिया गया है, पत्थर का चूरा दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो चित्र पद्धति के लिए गुफा की दीवारों को जो समतल करते थे तो वहाँ पर चूने का लेप तैयार करते थे। उसमें क्या होता था कि हम लोग पत्थर का चूड़ा, गोबर, बजरी, तमाम मटेरियल को मिलाकर जो खुदरी दीवारें होती थी उस पर लेप लगाए जाते थे। ये तो विधि है, लेकिन आप लोगों से जो एग्जैक्ट पूछ रहा है कि चित्रण पद्धति के लिए गुफा की दीवारों को समतल बनाया जाता था तो किस लिए, वो चूना लेप जो था वो चित्रण पद्धति के लिए तैयार किया जाता था। तो अजंता की गुफाएं भी आप लोग जानते हैं बेस्ट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग केयरफुली समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप लोगों के टाइम को देखते हुए जल्दी से शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है। 65 नंबर का क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन वास्तुकला की विशेषताएं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट करेंगे। गुप्तकालीन वास्तुकला की विशेषताएं हैं, ऑप्शन को जरा चेक करिए। विहार, स्तूप, चैत्य, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
इस क्वेश्चन का टेस्ट के रूप में टेस्ट दीजिए। हम लोग कल इसका आंसर चेक करेंगे। आप लोग इसके आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करिए अधिक से अधिक लोगों से आप लोगों। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोगों ने 65 क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मैंने सॉल्व किया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो इस चैनल पर फाइन आर्ट के लिए पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाले तमाम वीडियो के लिए आप लोगों को बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग बिहार स्टेट का पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो उसका आवेदन 4 से 28 दिसंबर के बीच फिर से ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है। तो जो लोग वंचित रह चुके हैं उसको आप लोग केयरफुली ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।